हेलो नमस्कार। मैं अनिल सक्करवाल कक्षा 12 की सिलेबस में डे 109 में और चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की लास्ट टॉपिक में आ रहा हूँ। और लास्ट टॉपिक है इसका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। इसको डायनेमो भी कहते हैं, प्रत्यावर्तक भी कहते हैं। एसी जनरेटर है, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो पूरा यही है, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। यानी इसमें हम ये पढ़ लेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा कैसे प्रोड्यूस हो रही है, कैसे प्राप्त की जा सकती है, कैसे जनरेट की जा सकती है। जो एसी को जनरेट करता है उसको एसी जनरेटर कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में पूरी जो थ्योरी, पूरी जो वैल्यूज पढ़ेंगे, जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे वो सारे इसी के बारे में पढ़ेंगे, एसी के बारे में। तब हम ये नहीं बात करेंगे कि एसी कैसे बनती है, कैसे आती है, या उसकी इक्वेशन क्या होती है। हम डायरेक्ट यूज करेंगे उसकी इक्वेशन, और उसका जो ग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो यहीं से ही अगले चैप्टर में डायरेक्ट यूज किया जाएगा। अब बात करते हैं क्या है डायनेमो, क्या है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या प्रत्यावर्तक कहते हैं इसे। ये एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है, ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सबसे पहली बात तो ये करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो कहलाते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले। दूसरी बात आती है इसकी सिद्धांत की। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। और वो हमने पूरे चैप्टर में, जो चैप्टर का नाम ही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो शुरू से लास्ट तक वही बात की है कि जब किसी कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो वहां प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो ये किसके सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। जब पूछा जाए तो आपको पूरा बताना भी है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है क्या। फिर आती है बात इसकी बनावट और कार्यविधि। बनावट की बात करते हैं, इसके जो पार्ट्स हैं उनकी बात करते हैं क्या है वो, और उसके साथ इसकी कार्यविधि भी आ जाती है। पहले हम रफली बात कर लेते हैं क्या है। देखो इसके अंदर एक आर्मेचर लगा रहता है। आर्मेचर एक धात्विक कुंडली होती है, जिसको आयताकार कुंडली होती है, इसको आर्मेचर बोलते हैं। ए बी सी डी इसमें जो दिखाई दे रही है ए बी सी डी, वो एक धातु की कुंडली है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको आर्मेचर कहते हैं। तो शॉर्ट में आपको इसकी बनावट पूछ जाए तो शॉर्ट में लिखनी है, मैं डायग्राम बना के। एक धात्विक कुंडली, आयताकार कुंडली जो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में स्थित रहती है, इसे आर्मेचर कहते हैं। ए बी सी डी धात्विक कुंडली, धात्विक आयताकार कुंडली। फिर दूसरी बात करते हैं इसमें चुंबकीय क्षेत्र की। तो दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के बीच में इस कुंडली को रखा जाता है। शक्तिशाली ध्रुव जो है वो चुंबकीय ध्रुव N और S क्या उत्पन्न करते हैं, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जो समरूप चुंबकीय क्षेत्र होता है। N और S क्योंकि इसकी वैल्यू तो बदलनी नहीं, ये नहीं कि ध्रुव पहले छोटा है बाद में बड़ा ले लिया, या इधर इसके आकार में परिवर्तन कर दिया। दोनों निश्चित आकृति के लिए जाते हैं। तो N से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है और S पर पहुंचती है, तो इनके मध्य जो है वो समरूप चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी विद्युत क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र, समरूप चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न होता है दोनों ध्रुवों के मध्य। फिर बात करते हैं इसके अंदर दो दिखाई दे रहे हैं, R1 व R2। इनको कहते हैं सर्पी बल्ले, स्लिप रिंग्स। ये पीतल के धातु के बड़े होते हैं, बेलनाकार आकृति के होते हैं, हैंडल टाइप। यहाँ लगे रहते हैं दो आमने सामने, और इनका जो संबंध है वो किसी आर्मेचर से किया जाता है। तो ये क्या होते हैं, बेलनाकार पीतल के भाग होते हैं, जो ए बी सी डी धात्विक जो
आर्मेचर है उससे जुड़े रहते हैं। फिर आगे बात नंबर 4 ब्रश की। कार्बन ब्रश, कार्बन के बने होते हैं ये। कार्बन ब्रश जो है वो B1 में B2 दिखाई दे रहे हैं। ये कार्बन ब्रश होते हैं जो किसके साथ जुड़े रहते हैं, सर्पी वलय के साथ लगे रहते हैं। सर्पी वलय जो है वो जैसे कुंडली घूमती है, ये कुंडली आयताकार कोई घूमती है, वैसे क्या होता है, वैसे ये सर्पी वलय भी इसके साथ रोटेट करते हैं, यानी ये इसको रोटेट करवाते हैं। लेकिन कार्बन ब्रश जो है वो इसके आगे कनेक्ट रहते हैं, वो रोटेट नहीं करते हैं, इनके वो भी घूमते रहते हैं, वो स्टेबल रहते हैं अपनी जगह। और इनके द्वारा क्या किया जाता है, इनके द्वारा आगे जो आउटपुट है वो लोड रेजिस्टेंस पर प्राप्त किया जाता है। तो इसके बाद आता है फिर RL लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस क्या है, वो उपकरण है जहां पर हमें AC को प्राप्त करना है और उसका यूज करना है। तो उसका जो कनेक्शन है वो किसके बाद, ब्रश B1 और B2 के आगे इसका कनेक्शन किया जाता है। यहाँ से जो करंट आता है ये में प्रोड्यूस होता है, जो धारा प्रवाहित होती है वो लोड रेजिस्टेंस पर प्राप्त कर ली जाती है। ये तो इतने भाग इसके बनावट की हमें बताने हैं। कार्यविधि जो बनावट में आ गई है वही बात कार्यविधि से संबंधित है। कार्यविधि में सिंपल आप लिख सकते हो 2-3 लाइनों में कि चुंबकीय शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य आयताकार आर्मेचर कुंडली जो है ABCD उसको रखा जाता है और उसका संबंध पीतल के सर्पी वलय R1 और R2 से किया जाता है, जिनके द्वारा इस आर्मेचर कुंडली को घुमाया जाता है। जब ये कुंडली घूमती है, ऐसे है ये, ऐसे से जब घूमते हुए ऐसे आ जाती है 90 डिग्री पर, तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम गुजरता है और उस समय इसका जो कोण है वो 0 डिग्री होता है। ये बात हम पहले कर चुके हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स में भी, विद्युत फ्लक्स में भी, कि कोई कुंडली है तो हम उसका जो अल्पांश है, क्षेत्रफल अल्पांश ds या dA कहते हैं जिसे, वो उस सतह के लंबवत होता है। तो 90 डिग्री है तो इसके लंबवत क्या होगा, ये बड़ा भाग होगा। ये जब कोई ऐसे हो जाएगी तो इसका अल्पांश ऐसे चला जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे ही है, तो दोनों एक ही दिशा में जाते हैं, तो 0 डिग्री उस समय इसमें से अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है। उस स्थिति में इसमें विद्युत वाहक बल का जो मान है वो अधिकतम होता है। वो हम अगले टॉपिक में बात करेंगे कि कैसे अधिकतम होता है, इसी से संबंधित है, हम इसकी समीकरण प्राप्त करेंगे। अभी तो ये थ्योरेटिकल बात है केवल कि कैसे प्रोसेस होती है। तो जब ये घूमती है तो क्या कर रही है, ये ऐसे है, ऐसे घूमेगी, तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है उनको काटती है, काटते हुए घूमती है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स जैसे ये ऐसे जाएगी तो कुछ रेखाएं गुजरेंगी, और ऐसे हो जाएगी तो कुछ और गुजरेंगी, ऐसे हो जाएगी तो सारी रेखाएं इसमें से अधिकतम जितनी गुजर सकती हैं वो गुजरेंगी। तो जैसे जैसे ये रोटेट करती है वैसे वैसे यहाँ फ्लक्स का मान अधिकतम होता है, और फ्लक्स अधिकतम होने के कारण विद्युत वाहक बल भी अधिकतम होता है। जब फिर ऐसे रोटेट करके फिर वापस ऐसे आ जाती है तो वापस 90 के बाद में धीरे धीरे मान कम होता हुआ वापस 0 पे उतरता है। फिर अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है ये इस तरह से, फिर 180 से फिर 270 के बीच में एंगल चेंज होता है, तो फिर उसका मान नेगेटिव आना शुरू हो जाता है, माइनस में। इसका मतलब धारा की जो दिशा है वो विपरीत हो जाती है और 270 पे मैक्सिमम हो जाती है विपरीत दिशा में। फिर 270 से जब 360 तक मूव करता है तो वापस पहले की स्थिति में आ जाते हैं, तो समांतर हो जाते हैं, तो फिर उस समय उसमें फिर मान 0 हो जाता है। तो इसका जो मान है वो कहां से 0 से कहां तक 360 डिग्री तक इसमें परिवर्तन होता है, और इसका मान अधिकतम 0 से अधिकतम आता है, 0 से अधिकतम आता है, फिर अधिकतम से वापस 0 आता है, फिर 270 पे फिर ऋणात्मक अधिकतम हो जाता है और फिर वापस 0 आ जाता है। इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्कर पूरा होता है। और इसमें जो धारा उत्पन्न होती है वो भी किस प्रकार की होती है, उसमें भी प्रत्येक समय पर समय के अनुसार उसका मान प्रत्येक बिंदु पर बदल रहा है, इसलिए इस धारा को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, एसी करंट कहते हैं। इसीलिए अब देखो हम इसकी वर्किंग की बात कर रहे थे, हमने कॉइल की बात कर ली कि जैसे हम इसको रोटेट करवाते हैं तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है। थ्योरी में भी आपको ऐसे इतनी बातें लिखनी है कि जब आर्मेचर कुंडली को चुंबकीय ध्रुवों के मध्य गति करवाई जाती है तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के नियम से उत्पन्न होता है, और जिसका मान निरंतर परिवर्तित होता है।
पहले आधे चक्कर में जब 0 से 180 तक होता है तो इसमें धनात्मक दिशा में धारा प्रवाहित होती है और धारा का जो मान धनात्मक होता है, जो R1 से होते हैं ब्रुश B1 से इसको प्राप्त कर लिया जाता है। जब नेगेटिव पार्ट शुरू होता है, नेगेटिव करंट प्राप्त होता है विपरीत दिशा में, तो इसका जो संबंध आगे R2 से होते हैं, B2 ब्रुश कार्बन ब्रुश है, यहाँ से होते हुए और फिर लोड रेजिस्टेंस पर प्राप्त कर ली जाती है। दोनों स्थिति में करंट जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल इसमें भी और नेगेटिव हाफ साइकिल इसमें भी, दोनों स्थितियों में करंट जो है वो लोड रेजिस्टेंस पर प्राप्त कर लिया जा सकता है। इस कारण इस प्रकार से धारा का जो मान है प्रत्येक बिंदु पर समय के साथ परिवर्तित होता है, इसीलिए इसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो शॉर्ट में जब आपको इसमें बनावट पूछी जाए तो आपको एक दो लाइन में केवल ये बताना भी इसका ये क्या क्या है, R1 R2 क्या है, B1 B2 क्या है, NOS क्या है, ABCD क्या है, RL लोड रेजिस्टेंस क्या है, ये सारे बताने और फिर आप इसकी वर्किंग बता सकते हैं। अब नेक्स्ट इसी टॉपिक से संबंधित कि हमने ये करंट प्राप्त कर लिया है, इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको ये नहीं करेंगे, सिद्ध नहीं करेंगे दोबारा, हम डायरेक्ट यहाँ से रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट अल्टरनेटिंग करंट जो अपना चैप्टर आएगा प्रत्यावर्ती धारा अगला पार्ट, उसके अंदर इसका हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। अब हम आगे सोल्व करते हैं इसका कैलकुलेशन बेटर, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बाद में आप डायग्राम साफ साफ इसका बना लें और जो भी इसकी थ्योरी है वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लें। नेक्स्ट है इसमें इसी से संबंधित बात अगली बात, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती किसी आयताकार कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक, वही डायग्राम है, वही हम उसको थोड़ा सा शॉर्ट में ले लेंगे इस बात को। वहां तो हमें पूरी वर्किंग कर ली थी जनरेटर, ये किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से वर्क करता है। अब यहाँ ले रहे हैं कि इसका जो फॉर्मूला आपने बात किया था, पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, नेगेटिव हाफ, वो किस उसके लिए फॉर्मूला भी होना चाहिए तो जिससे वो पॉजिटिव और नेगेटिव हमें वैल्यूज मिलती है, उसकी हम बात करेंगे कि तो क्या कंडीशन है यहाँ, किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र है और उसके बीच में क्या रखा गया, आयताकार कुंडली रखी गई है और वो क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, जिससे क्या उत्पन्न हो रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी एज अ डेरिवेशन फॉर्म पूछ लिया जाता है कि किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आयताकार कुंडली या घूर्णन करती हुई आयताकार कुंडली के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हम उसका सॉल्यूशन लेंगे। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र वही हमने S और N मान लिए, इनके बीच में समरूप चुंबकीय क्षेत्र है फ्रॉम N to S और इनके बीच में कोई आयताकार कुंडली रखी गई है जो इसके अंदर दिखाई दे रही है ब्लैक पट्टी, वो आयताकार कुंडली है और उसको थोड़ा रोटेट किया गया, घुमाया गया। जब घूम रही है तब इसमें क्या कर रही है, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको काट रही है तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, हमें उसका मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमने मान लिया कि ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है, तो कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, या एक्चुअल वैल्यू कहे अपने इसकी तो थीटा अपॉन टी, देन थीटा इज इक्वल टू क्या देगा, ओमेगा टी। तो जहां पर थीटा लेते हैं वहां हम क्या यूज करेंगे, ओमेगा टी यूज करेंगे, कारण है उसका क्यों यूज करेंगे बात करेंगे आगे। अब इसमें देखें कि चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है, इसके अंदर हम कोई कहीं पर भी जब अल्पांश लेते हैं, थोड़ी वैल्यू की बात करते हैं, तो अल्पांश की जो दिशा होती है वो उस अल्पांश के लंबवत होती है। जब कुंडली ऐसे घूम रही है, जब यहाँ है तो उसका अल्पांश इसके बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। जब ऐसे घूम रही है तो थीटा किसका जाएगा, इस शीट का थीटा, इस जहां पर हमने अल्पांश लिया उसके ठीक लंबवत हो जाएगा, और घूम जाएगी तो और इस तरह से हो जाएगा, घूमती हुई इधर आ जाएगी तो थीटा इधर डायरेक्शन हो जाएगी। एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल चेंज होता रहेगा। एंगल में भी कितने घटक होंगे, 2 घटक होंगे, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। हमें पता है कि हम कोण किसके साथ लेते हैं, कोण लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश की दिशा के साथ, अल्पांश की दिशा। तो अल्पांश की दिशा क्या होती है, किसी भी सतह पर हमेशा उसके लंबवत होती है, तो लंबवत के साथ इसका कोण लेते हैं। जैसे यहाँ हमने बढ़ा लिया, इसका जो एंगल है वो यहाँ से थीटा है, तो इसका ये वाला जो घटक है वो जो इसी दिशा में आएगा वो चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक हो जाएगा, कोस थीटा घटक हो जाएगा, और उसके लंबवत आएगा वो साइन थीटा घटक हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक जो इससे गुजरता है वो कोस घटक जो है वो लिया जाता है, कोस घटक इसका गुजरता है।
तो यहाँ से सबसे पहली बात तो एक बात चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक काम आता है इसमें, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक काम में आता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू b cos थीटा कैन बी रिटन एज b cos ओमेगा t, b cos ओमेगा t, क्योंकि इसका लंबवत घटक जो होगा वो तो क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। तो उस स्थिति में इसमें चुंबकीय जो क्षेत्र है वो चुंबकीय फ्लक्स नहीं गुजरेगा। अब आगे b cos ओमेगा t, अब बात कर लेते हैं फाई फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू b इंटू ए, b की वैल्यू क्या है b cos थीटा b cos ओमेगा t इंटू ए, और इसमें कुंडली में फेरों की संख्या नंबर ऑफ टर्न्स भी हो सकते हैं धात्विक कोई वायर की भी। तो यहाँ यदि फेरों की संख्या n हो, यदि फेरों की संख्या n हो तो फाई इज इक्वल टू क्या देगा n b a, या फाई इज इक्वल टू क्या देगा n b की जगह क्या देगा b cos ओमेगा t इंटू a, या क्या लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू n b a cos ओमेगा t। ये फॉर्म आ गया अपने पास यहाँ फाई की वैल्यू। अब हमें ईएमएफ निकालना है तो फैराडे का नियम यूज कर लो, बाय फैराडेज लॉ क्या आएगा, E is equal to minus d phi upon dt, then E is equal to minus d upon dt, phi की वैल्यू रख दो n b a cos ओमेगा t, तो यहाँ से माइनस n b a एज इट इज आ गया, d अपॉन dt किसका ले रहे हैं cos ओमेगा t का, और cos ओमेगा t का जो अवकलन है वो होता है cos ओमेगा t, इसका अवकलन ध्यान रखना आप क्या होता है साइन होता है, cos का जो अवकलन होता है माइनस साइन होता है, सॉरी माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा t। दूसरा जो भी कांस्टेंट रहते हैं इसमें वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाते हैं, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में। तो t के रिस्पेक्ट में जो डिवाइड में लिखा गया है d के साथ उसके रिस्पेक्ट में किया गया है, यानी उसी में चेंज देखना है। तो यहाँ t के रिस्पेक्ट में ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा वैल्यू बाहर निकालेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा ओमेगा साइन ओमेगा t, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें माइनस n b a और यह आ जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t। फाइनल वैल्यू क्या आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया n b a ओमेगा साइन ओमेगा t, ये फाइनल वैल्यू है। तो E इज इक्वल टू आ गया n b a ओमेगा साइन ओमेगा t। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की समीकरण है। अब बात कर लेते हैं भी आगे इसमें इसका ग्राफ कैसा बनेगा और जो वैल्यूज है वो कैसे दी जाएंगी। यहाँ से देखिए अधिकतम न्यूनतम की भी बात कर सकते हैं अपने, जब ओमेगा टी का मतलब क्या है थीटा, कोण को ही ओमेगा टी लिखा गया है, क्यों लिखा है हमने, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, इसीलिए टी की फॉर्मूला में लिया थीटा को। अब देखो यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, न्यूनतम मान आ जाएगा, विद्युत वाहक बल उस स्थिति में 0 होगा। यदि थीटा बराबर क्या है, बाकी पूरी डिटेल से बात करेंगे। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री की कंडीशन बात कर लेते हैं, 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो E बराबर क्या आएगा इस समीकरण से, E बराबर आएगा n b a ओमेगा, दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज साइन और कोस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होती है +1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, इसलिए यहाँ 1 वैल्यू आ गई जो इसका मैक्सिमम मान देगी, इसीलिए इसी को क्या लिख देते हैं इक्वेशंस में E नोट लिख देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी को E नोट लिखेंगे। तो बाय इक्वेशन सेकंड वी कैन राइट एज ए बाय इक्वेशन सेकंड P is equal to E नॉट साइन ओमेगा t। इसी को ही हम बहुत में इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, अगले चैप्टर में डायरेक्ट यूज करेंगे और चैप्टर की शुरुआत इसी इक्वेशन से करेंगे, फिर हम बात भी करेंगे कि कहाँ से आई। ये अब आप इसे समझ लें और ध्यान रखें कि आई कहाँ से ये वैल्यू।
अब देखें इसके अंदर स्पेशल केसेस ले, सारे कंडीशंस ले लें। स्पेशल केसेस, पहली कंडीशन लें, इफ थीटा इट मींस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ कि किस किस के बीच में कोण 0 डिग्री है? 0 डिग्री किसके बीच में है? चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश किसका? जो कुंडली की सतह पर लिया गया, दोनों। इसका मतलब बी तो इधर है ही, हमें पता है, और ds भी क्या है? इधर है। इसका मतलब ये भी इधर। अब अल्पांश इधर कब आएगा? जब ये छड़ ऐसे हो जाएगी तो अल्पांश की दिशा इसके लंबवत इधर हो जाएगी। थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कुंडली है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इस तरह से कुंडली होगी तो थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। उस समय साइन 0 क्या आएगा? साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। तो ई बराबर क्या आ जाएगा? अतः ई बराबर क्या आएगा? 0। तो इसमें कोई विद्युत बल नहीं होगा। इसका ग्राफ भी साथ साथ बना लेते हैं। इसी ग्राफ को फिर हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। अगले चैप्टर में ये बात करेंगे पूरी। तो यहाँ 0 है, इधर ईएमएफ प्लस में ले रहे हैं, दैट इज ई नॉट। इधर ईएमएफ माइनस में ले रहे हैं, तो माइनस ई नॉट मैक्सिमम। यहाँ ले रहे हैं 0 डिग्री, यहाँ ले रहे हैं 90 डिग्री, यहाँ ले रहे हैं 180 डिग्री। सॉरी 0 डिग्री तो अपने 0 लाइन तो ये है ही 0, तो ये यही रखा है। यहाँ 90 डिग्री आएगा, 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। अब ये जो ग्राफ है वो टी के रिस्पेक्ट में समय के सापेक्ष चल रहा है ग्राफ। तो यहाँ जब 360 में एक चक्कर पूरा हो जाता है, तो उसको आवर्तकाल बोलते हैं। 360 डिग्री में एक चक्कर पूरा होता है, उसको आवर्तकाल बोलते हैं। तो ये आवर्तकाल का कितने 4 भाग हो गए। तो ये आवर्तकाल का 4th पार्ट t/4, ये आवर्तकाल का आधा पार्ट हो गया t/2, ये आवर्तकाल का 3/4 पार्ट हो गया 3t/4, और ये कंप्लीट हो गया t। अब आप देखते रहो कि 0 डिग्री पर वैल्यू क्या आ रही है? 0 डिग्री पर वैल्यू क्या आ जाएगी? e का मान 0 है, यहाँ पर x और y दोनों एक्सिस 0 है। अब देखेंगे 90 डिग्री पर दूसरी वैल्यू, इफ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के समांतर है, तो उसका अल्पांश उसके लंबवत हो जाएगा। तो यहाँ से sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? E नॉट। दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू। तो इसके 90 पे वैल्यू कितनी है? E नॉट सामने ऊपर है, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। इसी तरह थर्ड वैल्यू लें, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन sin 180 इज इक्वल टू 0, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो 180 पे क्या वैल्यू आ रही है? 0। नंबर 4 बात करें, इफ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू 270, और sin 270 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। इसका मतलब E की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? -E नॉट, या -1 रखेंगे तो -E नॉट आ जाएगा। अब -E नॉट देखो 270 में -E नॉट का है, नीचे की तरफ है, अधिकतम मान माइनस में, तो इसके सामने इधर पॉइंट लगा दो। फिर नंबर 5 बात करें, इफ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू 360 डिग्री, देन sin 360 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? 360 पर फिर वापस आके 0 हो जाएगी। इन सभी वैल्यूज को, पॉइंट्स को मिला दें तो अपने पास ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे ग्राफ आएगा। और ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिलाना है, ऐसे नहीं मिलाना है ये, क्योंकि इनके जो मान है हर पॉइंट पे बदलते हैं, लीनियरली नहीं बदलते हैं। इस तरह से वैल्यू चेंज होती है, तो इसके पॉइंट्स इस तरह से प्राप्त होते हैं। अब ये जो ग्राफ मिल रहा है हमें, वो कैसा ग्राफ दिखाई दे रहा है कि समय के साथ धारा का जो मान है, ईएमएफ आ गया। ये ईएमएफ जब ईएमएफ है तो इसी से अपने वोल्टेज सॉरी करंट भी निकाल सकते हैं, डिवाइडेड बाय आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल। तो यहाँ 90 में मैक्सिमम आ गया, 180 पे 0, 270 पे फिर न्यूनतम, और फिर 360 फिर 0 आ गया।
तो इसका मान समय के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है वहां, और पॉजिटिव हाफ पार्ट मिल रहा है, फिर बाद में नेगेटिव हाफ पार्ट मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 से 180 डिग्री तक इसका मान पहले बढ़ता है, 0 से फिर 90 पे मैक्सिमम हो जाता है, फिर 90 से फिर कम होता हुआ वापस 180 पे 0 हो जाता है, फिर 180 से वापस कम होता है और नेगेटिवली इंक्रीज होता है और 270 पे फिर मैक्सिमम हो जाता है -E0, और फिर वापस कम होता हुआ बढ़ता हुआ और फिर वापस कम हो जाता है 0 पे पहुंच जाता है। तो इस तरह से प्रत्येक स्थिति में समय के साथ इसका मान बदल रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, और ऐसे जनरेटर को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित। अगर आपको ये पूछ रहा है आयताकार कुंडली में अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक ज्ञात करना है तो आपको यहाँ तक सोल्व करना है, हम उसकी कंडीशन बताना चाहें तो यहाँ तक। अगर आपको ग्राफ भी पूछ लेते हैं कि समय और धारा में ग्राफ, तो ये करंट में और टाइम में ग्राफ है, करंट भी आप इसको आई भी लिख सकते हो या आई नोट। नेक्स्ट चैप्टर में हम जब बात करेंगे तो हम ये दो समीकरण यूज करेंगे, E = E0 sin ωt, कुछ किताबों में इसको V = V0 sin ωt भी लिख देते हैं क्योंकि V फॉर वोल्टेज यूज करते हैं। EMF भी क्या है, वोल्टेज ही है, और दूसरा वोल्टेज से ही क्या मिलता है, हमें करंट प्रोड्यूस होता है। तो जैसी वोल्टेज की इक्वेशन है सामान्यतः वैसी आती है, बाकी अपरेटस पे डिपेंड करता है उसके अंदर कैसे लगे हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे कि कैपेसिटर लगा दिया जाए तो फिर वोल्टेज करंट में डिफरेंस आ जाता है, अगर इंडक्टर लगा दिया जाए, कोई प्रेरक कुंडली लगा दी जाए तो चेंज आ जाता है, वो तो आगे की बात है सारी। इसको आप कंटिन्यूसली देख लें, इसके रिजल्ट ये और फिर वो जो रिजल्ट है वो इम्पोर्टेंट है। ये जो बातें हैं अब हम नेक्स्ट चैप्टर में डायरेक्ट इक्वेशन यूज करेंगे, E = E0 sin ωt और I = I0 sin ωt, वो बातें हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। उससे पहले अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। किसी को अब तक जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, साथ में अगर प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी तो प्रॉब्लम क्लास में यूज कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और नहीं होंगी तो फिर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इसके कुछ, उसके बाद में फिर नेक्स्ट चैप्टर अल्टरनेटिव करंट बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है उसको शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन आएगा बड़ा क्वेश्चन उस चैप्टर में से, तब तक आप इसको रिवाइज करते रहें, स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कोई नहीं लिख पाता है, थोड़ा जल्दी में रहते हैं, जल्दी पढ़ाते हैं, थोड़ा स्पीड ज़्यादा रहती है तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, बाद में लिख लें, इसको रिवाइज करें और लिख के देखें।